हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो हम अपनी रिवीजन सीरीज़ ईपीएफओ की चला रहे हैं, जिसमें कि आज पार्ट 1 में हम अगेन करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आज के टॉपिक से मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने परसों। संडे को जो होता है वो रिवीजन डे होता है, इस वजह से एक जनरल पर्पज़ की वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ। कोई स्पेसिफिक स्टडी वीडियो नहीं होती है, ताकि आप उस जनरल वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करके मोटिवेट होकर या किसी भी तरीके से आपको उससे बेनिफिट हो और फिर आप अपने एग्जाम के लिए दोबारा तैयारी में लग जाएं और संडे को रिवीजन दे सके। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन था ये बेसिकली, कि मैनी पीपल जो है ट्राई टू रजिस्ट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे रजिस्ट जो है उसका अपोजिट या एंटोनिम आपको बताना था। तो सबसे पहले जो है विश्वजीत जो है उन्होंने आंसर दिया। तो इसका सही आंसर जो था सी, एक्सेप्ट था। रजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, अपोज करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया था ये उनके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विश्वजीत, आपने सबसे पहले आंसर दिया और सही दिया। आप ऐसे ही अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए एंड यू विल अचीव योर गोल। तो देखिए, नेक्स्ट हम करंट अफेयर से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो है सबसे पहले ये है कि 26 जनवरी आने वाला है हमारा कल जो है, और रिपब्लिक डे पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट जो है उन्होंने रिपब्लिक डे परेड जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इनका नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो भावना कांत जो है उन्होंने वो ऐसी फर्स्ट वीमेन फाइटर बनी है जो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेगी। और देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना इस तरीके की, कि जैसे परसों जो है मैंने आपको उनके चेयरमैन्स के नाम बताए थे कि कौन सी बॉडी के कौन से चेयरमैन होते हैं। तो इनको सिर्फ आप ना करंट अफेयर के बेसिस पे मत देखिए, इससे आप मोटिवेट हुआ कीजिए कि जैसे हम इनका नाम पढ़ रहे हैं, कभी लाइफ में ऐसा पार्ट आएगा हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा नाम और लोग पढ़ेंगे। तो हमेशा थिंक हाई, ड्रीम हाई, और आप अपने अचीव गोल्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है भावना कांत के बारे में। एक चीज़ और इनके बारे में आपको याद रखनी है कि जो फीमेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स में स्टार्टिंग में थी, मतलब कि वन ऑफ द इनिशियल जो फाइटर थी, ये उनमें से एक है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अवार्ड्स के बारे में। करंट अफेयर में पूछा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है इसको अनाउंस कर दिया गया है। ये बेसिकली आपदा प्रबंधन अगर बात हो रही है, मतलब किसके सेंस में है, डिजास्टर मैनेजमेंट की हेल्प में है। तो यहाँ पे देखिए, जो अवार्ड होता है वो दो कैटेगरी के अंदर होता है। एक होती है इंडिविजुअल कैटेगरी, मतलब कि आपने अकेले ने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ किया तो आपको अवार्ड मिलेगा। आपने अपने ग्रुप के साथ मिलके, इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके किया है तो आपको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। 2021 का ये अवार्ड जो है इस इंस्टीट्यूट को गया है। वहीं पे डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जो हैं उनको इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यही आपको जो है, ये जो नाम है सिर्फ यही याद रखने हैं अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट जो है, हमें पता है कि यूनियन बजट हमारा आने वाला है, और अब के बाद लॉकडाउन की वजह से और भी कई फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी। तो जस्ट ये कार्टूनिक कैरेक्टर है कि जैसे इकोनॉमी है, यहाँ पे वो कह रही है फीड मी आई विल स्टैंड अप। तो यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रही है स्टैंड अप आई विल फीड यू। तो यहाँ पे ये जो डिश प्लेट है इसके अंदर क्या है, हलवा है। तो बेसिकली क्या होता है कि यूनियन बजट जो कभी भी स्टार्ट होता है उससे पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, और ये हमेशा होती आई है। ये हमारे पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक के अंदर होती है, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी होते हैं उस टाइम में, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी है, तो उनकी प्रेजेंस में ये होता है। बेसिकली ये एक कस्टमरी सेरेमनी है। तो ये क्या होता है कि बजट प्रिपरेशन जब शुरू होता है उस टाइम जो हलवा सेरेमनी होती है उसको शुरू किया जाता है। तो मतलब कि एक तरीके से एक बिग कढ़ाई में हलवा को बनाया जाता है कि एक स्वीट डिश से किसी चीज की शुरुआत करें। जो बजट को प्रिपेयर करने के लिए उस टाइम प्रेजेंट होते हैं वो तब वहीं रहेंगे, मतलब कि ये जब सेरेमनी शुरू होती है उससे लेके जिस दिन जो बजट है वो अनाउंस होगा, और जितने भी मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो फिर अपने घर नहीं जा सकते हैं, वो पूरे टाइम उस नॉर्थ ब्लॉक में ही रहते हैं जब तक कि बजट को अनाउंस नहीं कर दिया जाता है। और हर बार क्या होता है बेसिकली
कि पेपर की फॉर्म में बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है, मतलब कि आप देखते हैं ना कि बजट पढ़ते हैं जब वो, तो उनके हाथ में पेपर्स होते हैं, बट फर्स्ट टाइम ऐसा होगा इस कंट्री के अंदर कि पेपर में जो है वो बजट नहीं लिखा जाएगा, ये डिजिटल ही किया जाएगा। और इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डिजिटल वे में ये किया जाएगा और उसी दिन जो है एक यूनियन बजट ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। बेसिकली क्या है कि ये करंट अफेयर था, बट जैसे मैं करती हूँ कि ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं होता है, तो मैंने जस्ट इसको एमसीक्यू की फॉर्म में डाल दिया है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है एक फंड फॉर इम्प्रूवमेंट लॉन्च किया गया है, ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर तरीके से किया जा सके। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, इसका आंसर हम अभी करेंगे, नेक्स्ट जो होगा उसका आंसर आप मुझे देंगे। तो ये है बेसिकली, इसको नाम जो दिया गया है वो फीस्ट प्रोग्राम का दिया है, मतलब फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इसको लॉन्च सबसे पहले ईयर 2015 के अंदर किया गया था। वहीं पर जो सेकेंड स्टेटमेंट आपके सामने है वो है, द स्कीम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनेबलिंग फैसिलिटीज फॉर प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज and new emerging areas and attracting fresh talents in universities and other educational institutions। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन है 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D neither 1 no 2। तो एक बार आप कोशिश कीजिए कि आप इसे अटेम्प्ट कर सकें। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इस फंड को लगाया जाता है। बट ये जो फीस्ट प्रोग्राम था ये 2015 में लॉन्च नहीं हुआ था, ये 2000 में लॉन्च हुआ था। तो ये वाला जो ईयर है ये गलत है, इसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, और हमारा आंसर क्या होगा, B 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूनियन बजट की ही उसमें है, सेंस में, और अभी हमने डिस्कस किया, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको आंसर करना। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट 2021 and 2022 consider the following statement। first statement है, a customary halwa ceremony is performed every year before the lock-in process of budget preparation begin। lock-in process क्या है, यही मैंने आपको बताया कि उस दिन सब पार्टी करेंगे और फिर उनको बंद कर दिया जाएगा नोर्थ ब्लॉक के अंदर कि जब तक बजट अनाउंस नहीं हो जाता आप अपने घर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है, इन एन अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव यूनियन बजट 2021 एंड 22 विल बी डिलीवर्ड इन पेपरलेस फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पेपरलेस फॉर्म में फर्स्ट टाइम ये होगा, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ऑप्शन है आपके सामने A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1 no 2। तो इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिएगा। तो अब तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक। अब हम आते हैं अपने इंडियन पॉलिटी के पार्ट पे। तो बेसिकली जो है हमने जो देखा है कि अब तक पॉलिटी के अंदर तो फैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं, बट कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आज प्रियम्बल को मैंने जितने शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा सकती हूँ और अच्छे तरीके से विद ऑल कवरिंग ऑफ फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे एक एक। इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है कि पहला प्रियम्बल कहाँ बना था, तो जो फर्स्ट प्रियम्बल ऑफ वर्ल्ड बना था वो था अमेरिकन प्रियम्बल, मतलब अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम प्रियम्बल जो था वो बनाया गया था। प्रियम्बल की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि बातें तो कर रहे हैं कि प्रियम्बल बट बेसिकली ये होता क्या है, तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन किया जाता है एक शॉर्ट फॉर्म में या फिर उसका एक प्रीफेस दिया जाता है, हम बताना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से है, तो हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को लेके नहीं बैठ सकते, तो हम उसको एक पैराग्राफ में जो है समराइज कर देते हैं, उसको हम प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दो फैक्ट्स आपको और अच्छे तरिके से याद होने चाहिए। ये तो हो ही गया अमेरिकन प्रियम्बल वाला, ये है कि जो एन.ए. पालखी वाले थे, ये एक लीडर थे हमारे, इन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा था, तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एन.ए. पालखी वाला ने प्रियम्बल को कहा था। ये वाला फैक्ट आप बिल्कुल रट लीजिए, पर्सनैलिटी का नाम भी रटना है, क्या कहा था, किसको कहा था। मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऑप्शंस में आपको दिया जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और प्रियम्बल को। तो आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा टर्म किसके लिए यूज़ होता है और किसके थ्रू दिया गया था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। दूसरा जो है कि जो प्रियम्बल है वो बेस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, तो पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, जिसके ऊपर हमारा प्रियम्बल बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली एक बात और करनी है हमको कि जो पेपर में पहले पूछा भी जा चुका है, और ये इवन ये वाला जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी कार्ड वाला, ये वाला और ये तीनों ही पॉइंट्स इवन सिविल सर्विसेज में भी पूछे जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 न्यू वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए थे, मतलब बेसिकली होता है ना कि हम
कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड करते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहते हैं, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या किया गया था, प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया था। 3 न्यू वर्ड्स जो थे वो प्रियम्बल के अंदर ऐड किए गए थे, वो था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और ये कब किया गया था, 1976 के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे कि कौन कौन से टर्म करे गए थे, कब किए गए थे, कौन से ईयर में कौन सी अमेंडमेंट के अंदर किए गए थे, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम जो प्रियम्बल का आप बता रही हूँ जैसे मैं आपको कि वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे एक नेचर दिया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अथॉरिटी क्या है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अथॉरिटी कौन रखता है, मालिक कौन है उनका, और कब उसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर प्रियम्बल को, ये सारे फैक्ट्स भी याद रखने हैं। तो अथॉरिटी की बात करते हैं तो जो इंडिया के सिटीजन्स है, आम जनता जो है, पीपल ऑफ इंडिया है, वो अथॉरिटी है हमारे प्रियम्बल की या कॉन्स्टिट्यूशन की। नेचर की अगर बात करते हैं तो हमारा प्रियम्बल या फिर जो हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड लिबर्टी, ये क्या हो गए, नेचर हो गया प्रियम्बल का। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि हमारा प्रियम्बल चाहता क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है हमें देना, तो जस्टिस देना चाहता है हमको, लिबर्टी देना चाहता है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और डेट ऑफ अडॉप्शन की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो प्रियम्बल था उसका अडॉप्ट किया गया था। सोवरन, अब हम नेचर से शुरू करते हैं। तो अगर मैं सोवरन की बात करती हूँ तो सोवरन का बेसिक आप ये मतलब समझिए कि इंडिया जो है वो ना तो किसी का डिपेंडेंसी है और ना इंडिया को कोई डोमिनेट कर सकता है, इसका मतलब है सोवरन। तो इंडिया जो है वो अपनी मर्जी से, मतलब किसी और के दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और अपनी टेरिटरी का जो पार्ट है वो किसी को सीड भी कर सकता है, मतलब दे भी सकता है इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ये हो गया सोवरेन का मतलब। दूसरी बात आती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स आ जाते हैं। सोशलिज्म जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनलिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, तो जो कम्युनलिस्ट सोशलिज्म होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट ट्रेड्स जो हैं उनका डोमिनेशन होता है, बट जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। और जब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का इंट्रोडक्शन किया गया था उस टाइम क्या था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको ज़्यादा पावर दी गई थी, जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर जो ओनरशिप होती थी वो गवर्नमेंट की होती थी, मतलब पब्लिक एसेट हुआ करता था वो, ना कि एक प्राइवेट एसेट हुआ करता था। तो ये मतलब हो गया आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट और होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो हमसे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। डायरेक्ट को करते हैं, डायरेक्ट में बेसिकली क्या है कि पीपल एक्सरसाइज देयर पावर डायरेक्टली। इसमें क्या होगा कि जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपने एक लीडर को चूज करते हैं, लीडर जो है वो हमारी तरफ से काम करता है, हम चाहते हैं तो हम उस लीडर को हटवा भी सकते हैं प्रोटेस्ट करके या किसी भी तरीके से। बट डायरेक्ट में क्या होता है कि लोग अपने आप अपनी डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड होता है। तो स्विट्जरलैंड का एग्जांपल जो है वो आपको याद रखना है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। अब दूसरी बात जो है कि इंडिया जो है उसके अंदर किस तरीके की डेमोक्रेसी है, तो इंडिया के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज। देखिए एग्जीक्यूटिव क्या है कि जो लीडर्स हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स है हमारे, वो एग्जीक्यूटिव पार्ट फॉर्म करते हैं। लेजिस्लेचर क्या है, एमएलएज हो गए हमारे, एमपीज हो गए जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन के हो या नहीं हो, तो ये लेजिस्लेचर हो गए। तो एग्जीक्यूटिव जो भी काम करेंगे, मिनिस्टर्स जो भी काम करेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, मतलब एमपी और एमएलएज के लिए। ये फॉर्म करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ये जो टर्म मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक करेक्टर से बात करते हैं, ये वाला पॉइंट भी रट लीजिए। जैसे क्या होगा यहाँ पे, जैसे जो अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे टर्म्स बताऊंगी, तो ये जो टर्म्स है ना ये चारों आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शन में और पूछा जाएगा कि डेमोक्रेटिक करेक्टर कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो इस वजह से आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। तो अगर हम डेमोक्रेटिक करेक्टर की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कि 18 साल का जब कोई पर्सन हो गया है, उसका रिलीजन नहीं देखा जाएगा, रेस का सेक्स नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो 18 साल का हो गया है, तो उसको सारे राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कौन से राइट्स, वोटिंग राइट्स। ठीक है, फिर पीरियोडिक इलेक्शंस है, हर 5 साल बाद जो है यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। हमारी कंट्री में 5 साल है, किसी और कंट्री में कोई और ईयर्स होंगे। रूल ऑफ लॉ, मतलब कि
कोई भी मिनिस्टर अपनी नहीं चला सकता। जो लॉ बनाई जाएगी ना, वो लॉ की चलेगी, ना किसी ऑफिसर की चलेगी, ना किसी राजा की, ना किसी लीडर की। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के ऊपर कोई रूल नहीं करेगा, जुडिशरी के पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंस होगी और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेसी के, ये आपको याद रखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं जब हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं। स्टेट ये नहीं राज्य, मतलब कि एक कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री का कोई ना कोई हेड होता है। तो हेड क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं मोनार्क और एक होती है रिपब्लिक। मोनार्क का क्या मतलब होता है कि एक ही फैमिली, जैसे इंग्लैंड के अंदर है, उसमें क्या होता है कि जो क्वीन होती है वही आगे क्या है, मतलब उसी फैमिली में कोई वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, वही फैमिली की जो क्वीन होगी वो आगे जाके मोनार्क बन जाएगी, मतलब हेड ऑफ द स्टेट बन जाएगी। बट रिपब्लिक में बेसिकली क्या होता है कि एक इलेक्टेड हेड होता है, जैसे कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, हम उनको इलेक्ट नहीं करते बट हमारे लीडर्स तो करते हैं उनको इलेक्ट। तो ये क्या हो गया, हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है जिसमें कि एक इलेक्टेड हेड होता है। यहाँ पे रिपब्लिक का एक और मतलब होता है, देखिए यहाँ पे होता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल लाइक अ किंग। मतलब कि यहाँ पे सोवरेनिटी का क्या मतलब है, हमारे लीडर्स जो थे, लीडर्स को किसने चुना, हमने चुना, ठीक है। लीडर्स ने किसको चुना, प्रेसिडेंट को चुना। तो यहाँ पे हम ही एक तरीके से जो प्रेसिडेंट है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सोवरेनिटी जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। रानी को तो कोई चूज नहीं कर रहा ना, वहाँ पे जो क्वीन है इंग्लैंड के अंदर, वहाँ तो बनेगी ही वही है। तो यहाँ पे किसी सिंगल इंडिविजुअल के अंदर पॉलिटिकल सोवरेनिटी नहीं होती, यहाँ पे लोगों के हाथ में होती है। और फिर जो है प्रिविलेज क्लास नहीं होते, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हर किसी को इक्वल रखा जाता है। इस वजह से ये भी रिपब्लिक के अंदर आता है। तो ये दोनों पॉइंट्स है ना, ये रिपब्लिक के अंदर आपसे रिपब्लिक देके और नीचे लिख दिया जाए एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, तो आप तो सोचेंगे कि नहीं यार ये तो इक्वालिटी की बात हो गई, रिपब्लिक का हुआ, और आप उस ऑप्शन को गलत कराएंगे। मैंने भी किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे रिपब्लिक जो है इसको आप क्लियर अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है जस्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब कि सोशल एस्पेक्ट्स में इकोनॉमिक जस्टिस हमको मिले, हर मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस का बेसिक क्या है कि जितने भी सिटीजन है उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन कलर, कास्ट, सेक्स, रेस एंड रिलीजन, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये जो 5 चीजें है ना, ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किन के बेसिस, मतलब कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और नीचे आपको नंबर दे दिया जाएगा 5, 4, 3, 2, 6, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वही सॉरी ये वाली स्लाइड दोबारा आ गई। तो फिर जो है ये वाला टर्म आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ये डायरेक्ट फैक्ट है। जब हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो हम उनके लिए एक सिंगल टर्म यूज करते हैं जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप अच्छी तरीके से याद रखेगा। अब दूसरा फैक्ट आपके लिए आता है, हमें पता है कि हमारी कंट्री में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने जिस भी कंट्री में जो भी अच्छाई थी वो हमने वहाँ से लेके हमने कंबाइन करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो जो आइडिया ऑफ जस्टिस था वो कौन सी कंट्री से लिया गया था या कौन सी एक्टिविटी से लिया गया था, तो जो रशिया के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब रशियन रेवोल्यूशन था, वहाँ से आइडिया ऑफ जस्टिस को लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने प्रियम्बल के अंदर डाला गया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी का क्या मतलब है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस, मतलब जैसे कि अब आप ईपीएफओ का पेपर देना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स ये नहीं कह रहे कि नहीं ईपीएफओ का नहीं देना, एसएससी सीजीएल का दे या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का दे, आपके ऊपर रिस्ट्रेन नहीं लगाया है आपकी एक्टिविटी के ऊपर कि ठीक है बेटा आपको एसएससी देना एसएससी दो, यूपीएससी देना यूपीएससी दो। तो ये जो हो गई आपके पेरेंट्स ने आपको लिबर्टी दे दी, ठीक है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे दी डेवलपमेंट की कि आप पेपर देंगे, आप ऑफिसर बनेंगे और आपकी डेवलपमेंट होगी। तो ये क्या हो गई, आपको लिबर्टी मिली है। तो यहाँ पे जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी, मतलब कि ये तीनों जो टर्म्स है ये कहाँ से लिए गए थे, ये फ्रांस के रेवोल्यूशन से लिए गए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए थे। ये अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, रशियन और फ्रांस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ जस्टिस रशियन से लिया गया था। इसको आप कैसे याद करेंगे, आरजे होता है ना, गाने सुनते हैं रेडियो जॉकी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, रशियन रेवोल्यूशन जो है वो रशियन जोगी कह रहे सॉरी रशियन जस्टिस रेडियो जोगी आरजे, ठीक है। और जो फ्रांस रेवोल्यूशन से क्या बच गए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है,
जब हमारे को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया, मतलब आपकी सिस्टर है घर में, आप हैं, आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया बिकॉज यू आर अ सन, ठीक है, तो आपको जो है इक्वालिटी रखी गई, उसको भी पढ़ाया जा रहा है, आपको भी पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपकी फैमिली में क्या हो गई, इक्वालिटी हो गई, मतलब किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है। फिर इक्वालिटी जो होती है वो भी तीनों तरीके की होती है, आपकी सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, मतलब जितनी पॉकेट मनी आपको मिल रही है उतनी आपकी सिस्टर को भी मिल रही है। ये आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इक्वालिटी जो होती है वो दो तरीके से यहाँ पे सेंस में देखी जाती है। पहला क्या है कि नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, आर्टिकल 352। देखिए यहाँ पे ना कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 352 में क्या कहा गया है कि किसी भी पर्सन को आप इन एलिजिबल नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि ये जो है आगे जाके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या फिर वोट नहीं दे सकता अगर उसने अपनी जो एज है 18 साल है, या फिर जो इलेक्शंस के लिए जो भी एज उनके लिए रखी गई है कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे आप नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 352। और वहीं पे आर्टिकल 326 के अंदर ये कहा गया कि अगर आप इलेक्शंस इन लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज जो है वो भी एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे, आप इलेक्शंस में चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं पे इक्वालिटी जो है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी एनश्राइंड होती है, मतलब कि मेंशन की गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सिक्योर किया गया है कि मैन और वीमेन को इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि आप ईपीएफओ ऑफिसर हैं और एक फीमेल ईपीएफओ ऑफिसर है, तो दोनों को सेम वर्क करना पड़ रहा है, तो उनको सेम ही सैलरी मिलेगी, उनका सेम ही लाइवलीहुड होगा, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, और ये इक्वालिटी कहाँ पे दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। कौन सी डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में दी गई है, आर्टिकल 39 के अंदर, जिनको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लीजिए आप। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेटर्निटी के बारे में। तो फ्रेटर्निटी होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, जैसे कहते हैं ना हम सब भारतीय भाई बहन है, तो ये क्या हो गई, फ्रेटर्निटी की फीलिंग हो गई। बाय सिंगल सिटीजनशिप जो है, सिंगल सिटीजनशिप भी गई है, ये नहीं है कि आप पंजाब के हैं तो मतलब के नाम बोल देते हैं कि पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं या उड़िया हैं कुछ है, तो यहाँ पे बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि हम सब इंडियन है, ये फ्रेटर्निटी के अंदर आता है। वहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं उसके अंदर जो आर्टिकल 51A है उसमें स्पेसिफिकली फ्रेटर्निटी का डिस्कशन हो रखा है, ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिएगा। और उसी के साथ फ्रेटर्निटी में दो चीजें इंश्योर की जाती है। पहली बात तो कोई भी इंडिविजुअल उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, चाहे वो किसी भी तरीके का पर्सन है, पर किसी को कोई राइट नहीं है कि किसी की डिग्निटी के ऊपर पॉइंट आउट करे। वहीं पे जो नेशन है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब हम देश को जो है बांट नहीं सकते हैं कभी भी। और वहीं पे जो आर्टिकल 1 है हमारा, वहाँ भी फ्रेटर्निटी का डिस्कशन हुआ है। किस तरीके से हुआ है, क्योंकि इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, मतलब कि जो सारे स्टेट्स हैं छोटे छोटे, जैसे घर के मेंबर मतलब घर के मेंबर्स 5 होते हैं, वो पांचों मेंबर मिलके एक घर बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। उसी तरीके से स्टेट्स आर्टिकल 1 के अंदर जो है मिलके एक नेशन बना रहे हैं। अब जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी प्रियम्बल के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सारा ही बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, बट मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही डाले हैं इसमें सारे, ताकि आपकी रिविजन अच्छी तरीके से हो सके। तो स्टेटमेंट अबाउट प्रियम्बल को देख लेते हैं। तो सर अलादी कृष्ण स्वामी जो थे, उन्होंने कहा था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो एक्सप्रेस करता है जो हमने इतने सालों तक सोचा था या जिसका सपना लिया था। ये है सर अलादी कृष्ण स्वामी की स्टेटमेंट। बाय नेम आपको स्टेटमेंट याद रखनी है क्योंकि डायरेक्टली पूछी जाती है। उसके बाद के.एम. मुंशी जी जो थे, वो भी हमारे एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो एक होरोस्कोप है, मतलब एक वो होता है ना, आई थिंक कुंडली कहते हैं होरोस्कोप। होरोस्कोप जो होता है वो हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री है उसका एक होरोस्कोप है, मतलब हमारा प्रियम्बल। नेक्स्ट आते हैं पंडित ठाकुर दास भगवान। इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट प्रीशियस पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। सोल का मतलब क्या होता है कि एक आत्मा की, जिसके बिना कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ज्वेल सेट है। ये एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है जिससे कि हम मेज़र कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वर्थ है, क्या कीमत है। वहीं पे जो सर अर्नेस्ट ब्राकर थे, उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं पे जो एम हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है
वो रिजेंबल करता है जब यूएसए का डिक्लेरेशन हुआ था उसको, बट ये एक डिक्लेरेशन से भी ज़्यादा, मतलब किसी को आज़ादी मिले उससे बढ़ के क्या होगा, पर ये आज़ादी से भी बढ़ के है। ये एम हिदायतुल्लाह ने कहा था और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। तो ये स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। उसके बाद जो है बेसिकली एक बात आई थी कि क्या प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस आए, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आई जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बैरबरी यूनियन केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि बाई चांस आपसे स्टेटमेंट पूछी जा सके कि किस केस में क्या कहा गया था। वहीं पर फिर केशव नंदा भारती केस आया 1973 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट को अपोज कर दिया और कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगेन केशव नंदा भारती केस के बाद LIC ऑफ इंडिया केस आया जिसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ, प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है। बट यहाँ पे दो चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहली बात तो ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो ना तो एक सोर्स ऑफ पावर है, ना ही प्रोहिबिशन है लेजिस्लेचर के ऊपर या फिर पावर ऑफ लेजिस्लेचर के ऊपर। मतलब कि लेजिस्लेचर को जो पावर मिलती है ना तो वो प्रियम्बल से मिलती है और ना ही प्रियम्बल उसको रोकता है उसकी पावर से। और वहीं पे ये नॉन जस्टिफिएबल है। नॉन जस्टिफिएबल मतलब कि अगर आपका प्रियम्बल जो है वो कोई तोड़ रहा है, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देखो यार, क्या आपके घर में आपको इक्वालिटी मिलती है या फिर फ्रेंड्स में इक्वालिटी मिलती है? तो यहाँ पे जो है इक्वालिटी अगर आपकी टूट रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े नहीं होंगे कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को इक्वल ट्रीट नहीं किया। तो ये नॉन जस्टिफिएबल है नेचर के अंदर, मतलब कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि क्या प्रियम्बल जो है उसको अमेंड किया जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये केशव नंदा भारती केस में आया था। इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम ये टॉपिक क्यों राइज हुआ था। बट जो बैरबरी यूनियन केस था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, प्रियम्बल जो है उसको अमेंड किया जा सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होंगी अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि प्रियम्बल को इस तरीके से नहीं अमेंड किया जा सकता कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अमेंड करे। ये वाला पॉइंट याद रखना है। अब देखिए, जो मैंने ये आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बोला था ना कि आर्टिकल याद कर लो, तो उससे रिलेटेड मैं एक MCQ आपके लिए डालना चाहती थी, तो इसको आप आंसर कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर, ए है आर्टिकल 390A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बी है आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सी है आर्टिकल 42 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी है आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये बस मैंने रिलेट करने के लिए क्वेश्चन डाला है और हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसको डाल रही हूँ। नेक्स्ट हम सोशल सिक्योरिटी लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं और अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ अभी कर दीजिए क्लिक उस पर। तो सोशल सिक्योरिटी जो कॉलोनियल पीरियड में थी उसको हम डिस्कस करते हैं और उसी के साथ फिर हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अब अपनी एक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करनी शुरू कर देनी है, तभी हमारा 28 फेब तक जो है वो एक एक एक्ट करके अच्छी तरीके से कवर हो पाएगा सिलेबस। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तो फैक्ट्री सिस्टम जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि बॉम्बे में 1851 के अंदर कॉटन मिल की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। वहीं पर 1855 के अंदर जूट मिल्स की स्टार्टिंग हो गई थी बंगाल के अंदर। बट इशूज़ क्या अराइज होने शुरू हो गए थे? ऑब्वियसली कि कोई चीज़ ग्रो तो इश्यूज भी उसके साथ राइज होंगे। जो वर्किंग कंडीशंस थे या फिर वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ख़राब थे, बहुत गलत तरीके से अरेंज थे वर्कर्स के लिए। कोई सेफ्टी प्रोविजंस वहाँ पे नहीं थे। हॉलीडेज है, लीव है, वर्कर्स का वेलफेयर है या उनकी जो मेडिकल केयर है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे वहीं पे जो वर्कर्स थे उनके अंदर भी अनरेस्ट ग्रो होने लगा, मतलब कि उनको भी तकलीफ़ें होने लगी। उसी की वजह से जो है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ये एक्सीडेंट है, तो यहाँ पे इनेक्टमेंट हुआ फेटाल एक्सीडेंट एक्ट 1855 का, जिसमें बेसिक जो कि उसके जो प्रोविजंस थे वो हाईली इनएडिक्वेट थे, मतलब कि अच्छी तरीके से काम नहीं करते थे। वहीं पे जो है जैसे ही ये चीज़ें होनी शुरू हुई, मतलब कि ज़्यादा केसेस बढ़ने शुरू हुए, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका बर्थ हुआ, मतलब कि उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ILO जब एस्टेब्लिश हुआ तो उसने 17 कन्वेंशंस जो हैं उनको अडोप्ट किया, बट बाद में वो 28 तक इंक्रीज हो गए। बट जिनमें कन्वेंशन 102 जो था वो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी मिनिमम
हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो हम अपनी रिवीजन सीरीज़ ईपीएफओ की चला रहे हैं, जिसमें कि आज पार्ट 1 में हम अगेन करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आज के टॉपिक से मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने परसों। संडे को जो होता है वो रिवीजन डे होता है, इस वजह से एक जनरल पर्पज़ की वीडियो मैं आपके लिए लाती हूँ। कोई स्पेसिफिक स्टडी वीडियो नहीं होती है, ताकि आप उस जनरल वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करके मोटिवेट होकर या किसी भी तरीके से आपको उससे बेनिफिट हो और फिर आप अपने एग्जाम के लिए दोबारा तैयारी में लग जाए और संडे को रिवीजन दे सके। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन था ये बेसिकली, कि मैनी पीपल जो है ट्राई टू रजिस्ट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे रजिस्ट जो है उसका अपोजिट या एंटोनिम आपको बताना था। तो सबसे पहले जो है विश्वजीत जो है उन्होंने आंसर दिया। तो इसका सही आंसर जो था सी, एक्सेप्ट था। रजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, अपोज करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया था ये उनके लिए सो कॉन्ग्रेचुलेशन विश्वजीत, आपने सबसे पहले आंसर दिया और सही दिया। आप ऐसे ही अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए एंड यू विल अचीव योर गोल। तो देखिए, नेक्स्ट हम करंट अफेयर से आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो है सबसे पहले ये है कि 26 जनवरी आने वाला है हमारा कल जो है, और रिपब्लिक डे पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट जो है उन्होंने रिपब्लिक डे परेड जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इनका नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो भावना कांत जो है उन्होंने वो ऐसी फर्स्ट वीमेन फाइटर बनी है जो रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करेगी। और देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना इस तरीके की, कि जैसे परसों जो है मैंने आपको उनके चेयरमैन्स के नाम बताए थे कि कौन सी बॉडी के कौन से चेयरमैन होते हैं। तो इनको सिर्फ आप ना करंट अफेयर के बेसिस पे मत देखिए, इससे आप मोटिवेट हुआ कीजिए कि जैसे हम इनका नाम पढ़ रहे हैं, कभी लाइफ में ऐसा पार्ट आएगा हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा नाम और लोग पढ़ेंगे। तो हमेशा थिंक हाई, ड्रीम हाई, और आप अपने अचीव गोल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है भावना कांत के बारे में। एक चीज़ और इनके बारे में आपको याद रखनी है कि जो फीमेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स में स्टार्टिंग में थी, मतलब कि वन ऑफ द इनिशियल जो फाइटर थी, ये उनमें से एक है। ठीक है।